के युद्ध अभ्यास त्रिशूल ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। भारत के इस युद्धाभ्यास के चलते पाकिस्तान दहला हुआ है और अब भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर यानी कि अरुणाचल से लगी जो सीमा है, चीन से लगी जो सीमा है, वहां पर भी एक नई एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसको पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम दिया गया और जिस तरीके से त्रिशूल में हमारी तीनों सेनाएं अपनी शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, अब यही तीनों सेनाएं 11 नवंबर से उत्तर पूर्वी सीमा पर चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करेंगी और इसका नाम पूर्वी प्रचंड प्रहार रखा गया है। दोनों युद्धाभ्यास कैसे रणनीतिक रूप से पड़ोसियों को हैरान कर रहे हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तानी फौज में इतने विशाल युद्धाभ्यास को लेकर इस कदर दहशत मची हुई है कि उसने पाकिस्तान को हवाई उड़ानों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। चीन में कितनी खलबली मची है, यह भी हम आपको समझाएंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। पहले त्रिशूल से थार में वार, अब पूर्वी प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान के बाद चीन सीमा पर जुट रही तीनों सेनाएं। चीन सीमा पर भारत का पूर्वी प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास मायने क्या? भारत ने पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास से पाकिस्तान को सकते में ला दिया है। अब भारतीय सेना ने अपना ध्यान पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों की ओर मोड़ दिया है और यही कारण है कि सेना 11 से 15 नवंबर तक पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक एक नया ट्राई एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में होगी, जो LAC के निकट है। इस अभ्यास के जरिए पूर्वी सीमाओं पर भारत की युद्ध तैयारियों का टेस्ट किया जा सकेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में तीनों सेनाएं कैसे कोऑर्डिनेशन से हमला करती हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन हमेशा से दावा करता आया है, लेकिन ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते बुनियादी ढांचे और सेना की तैनाती ने चीन को परेशान किया हुआ है। लिहाजा भारत लगातार यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। यह अभ्यास अकेला नहीं है। इससे पहले भी 2023 में भाला प्रहार और 2024 में पूर्वी प्रहार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जा चुके हैं। इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ मिलाकर एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बेहद अहम है। नौसेना हवाई निगरानी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है, जिससे पता चलता है कि भारत अब मल्टी डोमेन यानी जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी कर रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि अब समुद्री बल भी ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाले सैन्य ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर त्रिशूल युद्धाभ्यास में सेनाओं की क्षमताओं को परख रहा है। ये अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अभ्यास से डरकर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन बना दिया था, क्योंकि ज्वाइंट एक्सरसाइज त्रिशूल से मुनीर आर्मी में खलबली मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि पड़ोसी मुल्क किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो उसे और भी घातक कदम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए थार, कच्छ के रण और अरब सागर के बेहद करीब मौजूदा पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ऑपरेशन त्रिशूल का शूल तो पाकिस्तान के दिल में चुभ ही रहा है और अब इस पूर्वी प्रचंड प्रहार के जरिए चीन को भी भारतीय सेनाएं अपना शौर्य दिखाने की तैयारी में है। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में जुड़ गए। आपका भी स्वागत है संजीव जी। और निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले जनरल सुधाकर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्ट्रेटेजिकली इस मूव को हम कैसे देखें? पहले पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल और उसके जस्ट बाद जैसे ही यहां ऑपरेशन त्रिशूल खत्म हो रहा है, इसके साथ ही शुरुआत हो जा रही है ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार की, जो कि चाइना से लगती हुई सीमा पर है। तो स्ट्रेटेजिकली इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरी वॉर एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
रोहित, सबसे पहले तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। सर। और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, संक्षेप में कहूंगा, हम्म। भारत दूसरों को स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ना दे के हम्म। खुद का जो काबिलियत है हम्म। इसको वो खुद कंसोलिडेट करना चाह रहा है। हम्म। संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ, हम्म। काबिलियत जब उसको इस बैकड्रॉप पे देखना पड़ेगा कि हम्म। ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 जो हम हम्म। बोलते हैं, हम्म। या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ओपन एंडेड है, खत्म हुआ नहीं है, नंबर हम्म। एक। नंबर दो, थ्रेट जो है, थ्रेट अलग अलग किस्म के मैनिफेस्ट होने लगे हैं। हम्म। बांग्लादेश का थ्रेट अभी तक तो हम सोच रहे थे कि चाइना थ्रेट, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या जमायती वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, हम्म। पाकिस्तान का आईएसआई आ गया। आज जो एक किताब के बारे में उन्होंने, उनका जो होम मिनिस्टर शेख हसीना के जो किताब लिखे हैं, हम्म। इसका जो खुलासा पता नहीं आप तक पहुंचा है कि नहीं। उस किताब को अगर पढ़ेंगे तो उससे तो बड़ा सेंसेशनल, मतलब काफी बुरा असर पड़ने जा रहा है बांग्लादेश के ऊपर। हम्म। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी की, वो लिखा गया क्लियरली कि ये सीआईए के एजेंट है। हम्म। शेख हसीना का रिश्ता होने के बावजूद हम्म। इन्हीं के वजह से शेख हसीना को आउस्ट होना पड़ा है। हम्म। और ये सीआईए के हुक्म पर ये सारे काम कार्रवाई हुए हैं। हम्म। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब अमेरिका का हाथ जो है, काफी डीप इन्वॉल्वमेंट है। हम्म। उस किताब में ये भी लिखा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड का क्या कहानी है। हम्म। ठीक है नहीं, सेंट मार्टिन आइलैंड, सो ये एक नया डायमेंशन, हालांकि मुझे पता था जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स को टच करते हैं, ये सारे बिंदुओं को ज्वाइन करते हैं, ये मालूम था, लेकिन ये पहली बार एक लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में आया है। तो हम्म। ऐसा माहौल को मद्देनजर रखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो सेंसिटिविटी है, 22 किलोमीटर चौड़ाई और 60 किलोमीटर लंबाई जो है, हम्म। जो चारों तरफ 4 कार्डिनल डायरेक्शन से ये दुश्मन की तरफ से पूरा जैसे घेर डाला है। हम्म। और 19 जून को जो मीटिंग था कुनमिंग में, मेन इवेंट के एक साइड लाइन में एक मीटिंग हुआ था, तीनों देशों का जो फॉरेन रिलेशंस की नुमाइंदे थे, हम्म। लेड बाय चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो इकट्ठा एक मीटिंग हुई थी, हम्म। उसको नाम दिए हैं कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। लेकिन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन दिखावा के लिए है, अंदर तो आज के दिन में पाकिस्तान और बांग्लादेश का 81 to 82% मिलिट्री हार्डवेयर जो इंपोर्ट हो रहे हैं दोनों देश में। चाइना का खूब सारे जो पैसा है वो लगा हुआ है एक सीपेक के नाम पे, हम्म। जो कि $65 बिलियन है। और उसमें से 42 बिलियन जो है ऑलरेडी इन लगा चुके हैं जमीन पे। हम्म। ग्वादर ऑलरेडी लीज आउट हो रखा है 40 साल के लिए। हम्म। इसी तरह बांग्लादेश में चाहे आप पद्मा नदी के ऊपर जो पुलिया है, या पाइपलाइन की बात करिए, या रेलवे लाइन की बात करिए, या नेवल डॉकयार्ड कुतुबदिया, ऐसा जगह पे आप बात करते हैं, या उनका एक ऑयल नेचुरल गैस का एक रिजर्वर है बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा के बॉर्डर में। वहां से जो गैस की पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं राइट अप टू रखाइना प्रोविंस और बर्मा और इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ जा रहा है सीधा एकदम सिंचुआन प्रोविंस में। ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे भारत अपना जो कैपेबिलिटी है हम्म। इसको ये यकीनन एक प्रोजेक्शन नहीं बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहता है कि हम काबिल हैं, चाहे कोई भी थ्रेट किसी भी किस्म का आ जाए, चाहे टर्की उधर डिफेंस इंडस्ट्री बनाए बांग्लादेश में, आईएसआई उधर आ जाए, जमायत आ जाए, या हमाज आ जाए, हम सारे चुनौती को मुकाबला करने लायक हैं। बस। ठीक है, मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूँ। चीन को अगर हम देखें, संजीव जी आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं और चीन के चेहरे को अच्छी तरह से समझते हैं कि चीन का एक नहीं, चीन के मल्टीपल फेसेस हैं। चीन के फ्रंट में तो वो दिखाता है कि हाँ सब कुछ गुडी गुडी है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन उसका एक बैक फेस भी है और हम जानते हैं कि उसका बैक फेस काला है और डोकलाम के बाद से हम कभी भी चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज एक मैसेजिंग है उस चीन के लिए जो कि डबल स्टैंडर्ड्स रखता है हमेशा हर मायनों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रोहित जी। ये बिल्कुल मैसेजिंग है और अपनी तैयारियां तो हम कर ही रहे हैं। जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि अपनी आत्मविश्वास को और अपनी क्षमताओं को परखने के लिए और अपनी जो इंटर ऑपरेबिलिटी है सेनाओं के बीच की, तीनों सर्विसेज के बीच की इंटीग्रेशन है, हमारी जो रणनीतियां किस तरीके से एक ज्वाइंट तरीके से, संयुक्त तरीके से हम उसको कारगर बना सकते हैं किसी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में, वो सारा तो हम परखते ही हैं।
लेकिन साथ ही साथ ये एक मैसेजिंग भी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके की फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना को ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। और चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किसी भी तरीके की जो डीलिंग है और संबंधों का जो मैनेजमेंट है वो किया जा सकता है। इस नए भारत को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि चाइना को लगातार इस बात का मैसेज देना होगा कि भारत की ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, भारत का जो डिफेंस पॉस्चर बहुत ही रोबस्ट है, सशक्त है, मजबूत है। और इस बात की जो मैसेज को देने के लिए भी ये एक्सरसाइज की जा रही है। और वहीं आतंक परस्त पाकिस्तान के संदर्भ में तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो त्रिशूल जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। और और चाइना जैसे एक एडवर्सरी जो कि ताकत की भाषा समझता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। और वो विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी, आधिपत्यवादी तो है ही। तो चाइना के साथ हमारा एंगेजमेंट बना हुआ है। और हाल के समय में चाइना के साथ हमारे संबंधों में कुछ सुधार भी हुआ है। लेकिन जो बेसिक फैक्ट ऑन द ग्राउंड यही है कि चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही हम कोई भी डीलिंग कर सकते हैं और अपने संबंधों का मैनेज तभी हो सकता है चाइना के साथ बेहतर तरीके से जब उसमें ताकत की भाषा से बात की जाए। और वही जो ताकत है वो भारत अपने डिफेंस पॉस्चर को भी रोबस्ट बना करके दिखा रहा है। और ताकत की भाषा सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिप्लॉयमेंट्स के माध्यम से ही नहीं, बल्कि जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी भारत का आज का जो नया भारत है 2014 के बाद से बड़ी ही शानदार तरीके से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO ने शानदार कार्य किए हैं। और उसी के साथ साथ भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से भी ऐसे सभी राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र जो चाइना के विस्तारवाद, उपनिवेशवाद से चिंतित हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो मेरा मानना है कि आगे बढ़ेगी। और इस तरीके से मल्टीपल तरीके से अपने डिफेंस के डिप्लॉयमेंट को करके, अपनी रणनीतियों को बना करके, मैसेजिंग करके, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ा करके और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को करके भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत बना रहा है। और यही तरीका है कि चाइना जैसे एक राष्ट्र के साथ हम डील तभी कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा है और सौभाग्य है कि हमारे आज का राजनीतिक जो नेतृत्व है वो अटल है, संकल्पवान है, विजनरी है प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व। और ऐसे में ये जो चाइना है उसको हम डील करने में सफल होंगे। और पाकिस्तान को तो हमने अपने अनेक तरीके के बड़े ऑपरेशंस के माध्यम से उसको बता ही दिया है कि उसकी आतंकी साजिशों का क्या अंजाम होगा। लेकिन चाइना को भी हमने लगातार एक करारा जो मैसेज और जवाब भी दिया है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो और चाहे वो एक्सरसाइजेस हो। तो ये नया भारत और इस नए भारत की ये ताकत है कि आज हम चाइना और पाकिस्तान जैसे जो एडवर्सरीज हैं उनको हम बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे डील करना है उसको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और उसी प्रक्रिया में ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है। और निसंदेह मैं फिर से कहूंगा कि इसकी जो एक्सरसाइजेस का जो महत्व इसकी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग से भी है जो कि पाकिस्तान और चाइना तक पहुंच चुकी है। ठीक है, निपुण आलम बयान जी, जितनी इंपॉर्टेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें हमारे सेना के तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल हो रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वॉर जोन भी है जहां पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी हिस्सा, क्योंकि चीन की नज़र हमेशा अरुणाचल को लेकर बड़ी टेढ़ी रहती है और इस बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर एक शख्स वाकिफ होगा। हाँ देखिए रोहित जी, अभी मुझसे पहले संजीव जी ने बताया और मेजर सर ने बताया, सुधाकर जी ने बताया, बहुत अच्छे से डिटेल से पूरा बताया। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो आप जानते ही हैं कि साउथ तिब्बत का पार्ट बोलता है चीन, कि ये सदर्न तिब्बत है और उसी के आधार पर दावा करता है। और सदर्न तिब्बत में भी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, उसको लेकर तो चीन इतना सेंसिटिव रहता है कि कब चाहे उसको कंट्रोल कर ले। 1962 की बात आपको याद होगा तो 1962 में अरुणाचल प्रदेश के लगभग बहुत बड़े एरिया पर इसने कंट्रोल भी करने का पूरा प्रयास किया था और काफी अंदर तक सेनाएं घुस भी गई थी। बाद में ये लोग वापस भी चले गए। और देखिए अरुणाचल प्रदेश का भी स्ट्रेटेजिकल पूरा लोकेशन है, वहां पर अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि अभी ये जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कमिंग सून
बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा होना तय है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान डेस्परेट दिख रहा है कि हमने ऑपरेशन त्रिशूल किया, तभी उसने अपना भी वहां पर क्या किया, अपने अभ्यास शुरू कर दिए हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर, यानी कि हमारे जो बॉर्डर है उस पर उसने भी अपने अभ्यास शुरू किए हैं। और लगातार पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अमेरिका के साथ में लेकर कि कैसे भी करके भारत से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि सिविल वॉर का वॉर जो है वो पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि उसको फियर है कि कहीं ना कहीं मेरे यहाँ सिविल वॉर हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वॉर कर सकता है। और ऐसे में हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने देखा कि पाकिस्तान के कई सेना के बड़े अधिकारी भी बांग्लादेश विजिट किए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास वाले एरिया में विजिट किए, तो दिखता है कि बांग्लादेश की ओर से भी अगर पाकिस्तान से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बांग्लादेश की ओर से भी कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं और चीन के द्वारा भी भारत पर प्रेशर किया जा सकता है। तो लिहाजा हमारी पूर्व की तैयारी की अगर इस प्रकार का कोई भी दबाव प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश तो हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इस समय जो हालात हैं उन हालातों में ये प्री एक्टिव मेजर्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, भारतीय सेनाओं के द्वारा लिए जा रहे हैं। और मुझे बहुत समय पहले याद, आपको याद भी होगा, हमारी सेना के बड़े अधिकारी ने ये भी कहा था कि वी आर रेडी फॉर द 2.5 फ्रंट वॉर, यानी कि हम 2.5 बॉर्डर की तैयारी के लिए, वॉर के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है उसी एक क्रम में आप इस अभ्यास को देखें। और अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे कहा कि पाकिस्तान खुद एक एटॉमिक वेपन की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में भी हमारा प्रिपरेशन पूरा प्रिपेयर होना, तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों बॉर्डर, आज चीन हो, बांग्लादेश हो और दूसरा आपका पाकिस्तान हो, तीनों स्थिति में ही हमारे साथ 3 बॉर्डर ऐसे हो चुके हैं जो कभी भी अशांत हो सकते हैं और मित्रवत हमारे साथ व्यवहार नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो भारत की स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सही है और सही समय पर हमने क्या किया, अभ्यास किया है, जो एक मैसेजिंग भी है कि वी आर रेडी। और देखिए अभ्यासों का मकसद ये भी होता है, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है रोहित जी, एक उसको कह सकते हैं कि सांप भले जासे नहीं लेकिन फुंकार जरूर दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि उस फुंकार से भी कई बार क्या होता है कि शक्ति भले इस्तेमाल ना करें लेकिन शक्ति का प्रदर्शन होते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रदर्शन भी क्या कर देता है, लोगों को वोट आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं इसी सवाल को लेकर जनरल सुधाकर के पास भी जाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैसेजिंग बहुत जरूरी है जनरल सुधाकर, जैसा कि आपने भी कहा कि शक्ति प्रदर्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम चीन को देखें तो वो क्या करता है, चीन की विक्ट्री डे परेड जो होती है वो क्या होता है, उसमें चीन भी तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। भी सितंबर में 2 महीने ही हुए हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब चीन ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, तो हर साल ये करता है और उसका मकसद सिर्फ यही है, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना। तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की एक्सरसाइजेस हो और हम भी एहसास कराएं कि हम आज के भारत हैं। नहीं रोहित, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया और निपुण साहब ने जो व्याख्या किए हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग नजरिया से एक चीज को देखेंगे जी। मैं कह रहा हूं हमें किस नजरिया से देखना चाहिए, हिंदुस्तान को इस नजरिया से देखना चाहिए। 2 साल पहले या 3 साल पहले हमने ये प्लान बना के रखा था देश में कि अगला जो लड़ाई होगा शॉर्ट एंड स्विफ्ट होंगे। शॉर्ट एंड स्विफ्ट मतलब 5 से 10 दिन होगा। लेकिन ये जो बैकड्रॉप में है रूसो यूक्रेन लड़ाई, इसी तरह को जो प्यूटिन है वो भी समझते थे, वो उन्होंने सोचा था 7-10 दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7-10 दिन की जगह अभी 3.5 साल से ज्यादा होने लगा। इसी तरह हमास और जो इजराइल की लड़ाई है, सब यही उम्मीद कर रहे थे 30-40 दिन में खत्म हो जाएगा भाई। अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, नहीं 7 अक्टूबर हाँ हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो ये जो बुनियादी एक लेसन आ रहा है अभी, वातावरण, लड़ाई की जो वातावरण है उस क्या सिखलाई मिल रही है? सिखलाई ये मिल रही है कि पहले भारत जैसा देश है शॉर्ट एंड स्विफ्ट की लड़ाई की जो तैयारी करके बैठे थे, अभी उससे हटके हमें चाहे 5 दिन, जैसे हमारे रक्षा मंत्री साहब ओपन मीडिया में बताए थे, हम 5 दिन की लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम 5 साल से ज्यादा लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बुनियादी एक फंडामेंटल शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट क्या है? हमारा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में कैबिनेट कमेटी का जो एक लाइनर निकला है कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर।
एक्ट ऑफ वॉर, जो फौज जो लड़ाई नहीं करती है, होल ऑफ नेशन विल फाइट, ठीक है नहीं? तो इसका मीनिंग काफी गहरा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, या उनकी जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है 9-10 मई के बाद, वो क्यों? डोनाल्ड ट्रंप सब ठीक ठाक था। जेडी वैन साहब 9 तारीख शाम को रिंग करते हैं मई के महीने में नरेंद्र मोदी साहब को बोलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खूब जोरदार हमला आ रहा है। नरेंद्र मोदी साहब जवाब देते हैं, अगर बड़ा हमला आएगा हम सुपर बड़ा हमला की जवाब देंगे, ठीक है नहीं? और हमला पाकिस्तान का कितने बजे होना था? सुबह 4 बजे 10 तारीख 10 मई को। लेकिन 4 बजे हमला करने से पहले हिंदुस्तान ने ठोक दिया अच्छी तरह। 11 एयरफील्ड नहीं, उनके खुद की प्रधानमंत्री को भी हिसाब किताब नहीं आ रहा है। कभी कह रहे 13, कभी कहते 17, कभी कहते 21, वो 26 या 27 मैंने सुना था। कभी माइक उनके सामने से हिट किया पर एकदम ऐसा होता है हालत। तो ऐसा हालत में हिंदुस्तान को नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी लंबा ये का। नंबर 2 सेल्फ रिलायंस, एम्युनिशन बाहर देश से, जैसे हमने कारगिल लड़ाई के टाइम में इधर उधर भागते रहे कि बोफोर्स गन का जो शेल है उसका फ्यूज साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया था। जीपीएस जिसके बिना आप नेविगेट नहीं कर सकते हैं। मैं खुद ही लड़ाई में था ऑपरेशन विजय के दौरान, यूएस ने जीपीएस को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद नेविक सिस्टम स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। ये जो सेल्फ रिलायंस का जो कल्चर है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुलावा या दिखावा नहीं है, ये हकीकत। उसकी तैयारी करनी है। जो हमारा आकाश तीर, ये जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो एक असरदायक, एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल दिखाया दुश्मन के, कोई भी ऑनकमिंग मिसाइल या प्रोजेक्टाइल आते हुए हिंदुस्तान के अंदर कामयाब नहीं रहे हैं। उनको आधे रास्ते में रोक दिया है, विफल कर दिया है। इसी को कामयाबी हासिल में हम उसको वैलिडेट करना चाह रहे हैं। हम किसी को कुछ छाती पीट के दिखाना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है अपने लेवल पे ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे जो देशवासियों को बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। अगला लड़ाई सिर्फ फौज नहीं करेगी। आपका चैनल एक नेशनल मेन स्ट्रीम है, आपके चैनल के जरिए से हम देशवासियों को बताना चाहते हैं, ये अगला लड़ाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं करेगी। इसमें हिंदुस्तान का हर नागरिक को पर एकदम कदम आगे रख के लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहचानना है कि चाइना का जो नौटंकी है, जो थ्रेट है, वो किस किस्म की थ्रेट है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। हमारा ये जो ऑपोजिशन पार्टी जगह जगह नॉन इश्यूज को लेके शोर गुलाबा करते हैं, देश की पैसा खर्चा जो है बर्बाद करते हैं, पार्लियामेंट सेशन में पूरा टाइम बर्बाद होता है, ये बंद होना चाहिए। जो इशू को डिस्कस नहीं करना, आज के दिन में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है वो इन हाउस क्लोज रूम नहीं है, ये पूरा लाइव जाता है। जो जवान फॉरवर्ड एरिया में है वो भी मोबाइल पे देखता है कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन या हमारे जो रूलिंग पार्टी है किस किस्म की बहस कर रहे हैं, कुर्सी को उठा के पिटाई कैसे कर रहे हैं, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स को फाड़ रहे हैं, मिसबिहेव। एक जवान पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है क्या मेरा जो ईमानदारी और वफादारी है इसके ऊपर कोई संदेह करता है क्या? अगर कर रहे हैं, समय ज्यादा देर नहीं है, इन्हीं लोगों को हथियार पकड़ेंगे, आ जाइए सामने बैठो, ज्यादा देर नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये भी होने वाला है। इसलिए हमें काफी सुलझा के काम करना चाहिए, सूझबूझ के साथ। और चाइना का एक संस्था है, उसका नाम बोलता है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट। ये माओ सी तंग 1921-22 में इसको खड़ा किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो उनका रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी के खिलाफ लड़ने के लिए, ये 2019 5 अगस्त को जैसे ही आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 24 घंटे के अंदर इस संस्था का बजटिंग कोई गुना ज्यादा, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को पता नहीं, उनका बजटिंग ज्यादा एलोकेशन हुआ है। काम क्या है? काम बहुत किस्म की है, लेकिन सबसे पहला चीज है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करना चाहते हैं। उनके मन के अंदर जो नैरेटिव है उसको बदलना चाहते हैं। नंबर 2, मीडिया प्लेटफॉर्म में भी पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जो होना शुरू हो गया। नंबर 3, हैकिंग द पब्लिक माइंड। हम बोलते रहे कि इस बार 400 पार, लेकिन 240 पे क्यों अटक गए? हैकिंग द ह्यूमन माइंड मतलब ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अपना लीडर के खिलाफ जो ऐसा बीज बोया जाएगा ताकि उसको आप संदेह करके देखना शुरू कर देंगे, उसको डाउट करना शुरू करेंगे, उसको हुक्म मानने के लिए इनकार कर देंगे। यह फौज के अंदर यह हो रहा है, नेटो फोर्सेस, और ये सिविल में भी ये वातावरण होते जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक ऐसा एक मुद्दा है जिसको हमास ने
25 मिनट के लिए उसको ब्लैकआउट किया 7 अक्टूबर 2023 को। ये स्टेट एक्टर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। एक नॉन स्टेट एक्टर के पास एक ऐसा हो गया जिसके दौरान विश्व का एक फॉर्मिडेबल डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उसके खिलाफ उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किए हैं। ठीक है सर। उसकी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि दुश्मन हमारे खिलाफ ये भी कर दे, उसका तैयारी करना निहायत आवश्यक है। और ठीक है। बहुत सारा है, समय कम होने के नाते मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए। और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी और निपुण आलम बयान जी, साथ में जुड़ने के लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत ने पूरे देश